नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का कहानी कुर्सी की में आपके प्रोग्राम में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। रविवार के दिन विशेषकर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत जी। अच्छा, आज खबरों की शुरुआत उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होना है और जी आप सबको बधाई सर, महाशिवरात्रि की सबको, सब व्यूअर्स को बधाई सर। व्रत कौन कौन है आप में से? केवल आप? मैं आप भी हैं और आप भी हैं, मुझे जहाँ तक ध्यान में। बहुत अच्छी बात है। अब तो लेकिन नेता लोग जो हैं उनका व्रत जो है वो कि किसी दिन पता नहीं नेता को लोग व्रत लेते हैं कि नहीं। आज हम नहीं बोलेंगे, आज हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। ऐसा कोई व्रत मुझे तो नहीं लगता कोई लेता होगा। व्रत कैसे भाई बहुत कठोर है। तो आज जो हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। यूपी चुनाव में 1 साल बाकी है और अखिलेश यादव अपनी पार्टी में अब कुछ ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं जिनसे उनको लगता है कि ये कुछ वोट ला सकते हैं। अपना कुनबा बढ़ाना अखिलेश यादव ने शुरू कर दिया है। ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं आपसे थोड़ी देर पहले की हैं। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सियासी कद रखने वाले पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ये सब समाजवादी पार्टी में आज शामिल हो गए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। ये अभी कांग्रेस में थे, कांग्रेस से इस्तीफा दिया था ये कह के कि मुझे काम करने नहीं दिया जाता है। उससे पहले बसपा में थे। इनकी तूती बोलती थी जब ये बसपा में थे। इसके अलावा एक और नेता हैं जो बसपा से आए हैं, अनीस अहमद। इनकी भी आज समाजवादी पार्टी में एंट्री हो गई है। इन सबकी जो है कुंडली खंगाली है, अभी इन्होंने बताएंगे आपको वो। नसीमुद्दीन सिद्दीकी लेकिन मानना पड़ेगा कि वो एक बड़ी शख्सियत यूपी की राजनीति में थे एक वक्त पे। अब आज कितना वोट उनके साथ है वो अलग बात है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांचीराम के वक्त से बसपा में थे और मायावती जी के बड़े करीबी भी समझे जाते थे। 2017 में इन्हें बसपा से मायावती ने निकाल दिया था, फिर ये कांग्रेस में चले गए। आप सोचिए 8 साल कांग्रेस में रहने के बाद फिर अब ये उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो ये वो तस्वीरें जो सबसे पहले इस वक्त आप देख रहे हैं। अब कल हमने आपको क्या खबर दिखाई दी, याद कीजिए जरा। कल हमने आपको बताया कांग्रेस पार्टी को चिंता हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद को कह रहे थे वो हैदराबाद वाले को आने को मत देना, उसको मत आने देना, उसको तो कुछ नहीं मिलेगा, हमको खत्म कर देगा। ये ओवैसी जी के लिए उन्होंने कहा था कि हैदराबाद की 3 चीज मशहूर है, बिरयानी, शेरवानी, परेशानी नहीं लेना। तो यूपी में मुस्लिम वोट का सवाल है बाबा सबके लिए। इसीलिए ये अखिलेश जी भी जो हैं वो आपको आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी की ज्वाइनिंग कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरे ये जो शख्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, नसीम अहमद। त्रिपाठी जी बताइए, अब ये मतलब आदमी किसी को ले रहा है पार्टी में तो कुछ ये सोच के लेता है ना हमको कुछ देगा। नसीम अहमद नहीं, अनीस अहमद। ठीक है, देखिए एक तो ये कि नसीमुद्दीन और बाबू सिंह कुशवाहा ये 2 नेता हुआ करते थे मायावती के 2 सबसे ताकतवर लोगों में, और जिसको आप कहें कि मुस्लिम और फिर ये पूरा एक समाज दोनों को लेकर चलने के लिए मायावती के लिए बहुत वो एक जबरदस्त कॉम्बो हुआ करता था कि दलित, पिछड़ा, मुसलमान वो एक साथ आता था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक तरह से उसका एक पॉइंट थे। जैसे आज के समय में सतीश मिश्रा हैं एक पॉइंट, वैसे ही नसीमुद्दीन हुआ करते थे। बाद में नसीमुद्दीन की नाराजगी हुई, उनको पार्टी ने निकाला, बसपा ने, फिर बाबू सिंह कुशवाहा भी निकाल दिए गए और अब नसीमुद्दीन सब जगह से घूमकर पहुंच गए समाजवादी पार्टी में। अभी पहले भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो कांग्रेस क्यों गए, सपा भी जा सकते थे लेकिन वो नहीं गए। मेरा ये मानना है चुनाव के पहले नसीमुद्दीन और अनीस अहमद मुझे अगर ठीक ध्यान में है तो वही फूल बाबू है। ये बड़ा अपराधी और बहुत मतलब जिसकी छवि जो है तो उस तरह वाले व्यक्ति, अपराधी छवि के व्यक्ति बहुत जबरदस्त अगर वही है अनीस अहमद फूल बाबू तो ये वही है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो समाजवादी पार्टी 2027 के चुनावों के पहले अपने उस वाले खेमे खांचे को जरा दुरुस्त करना चाहती है। अब जाहिर है उसमें इमरान मसूद जैसे लोग जब बोलेंगे कि छोटे जहाज से बड़े जहाज पर आ जाओ, तो नसीमुद्दीन और अनीस अहमद लोग जैसे लोग उनको काम आएंगे। तो बड़ा क्लियर कट है और शायद ये चुनाव के पहले कांग्रेस किसी तरह की और बार्गेन न करे, कुछ ये ना बताया कि नहीं राहुल जी के कहने से मुसलमानों वोट आ रहा है, इसकी भी एक तैयारी है। मतलब बेसिकली कि भाई हम मुसलमान वोट के लिए कांग्रेस पर इतनी डिपेंडेंट ना रहे कि वो हमसे मोल भाव कर सके। देखिए सच बात है, कतई डिपेंडेंट उत्तर प्रदेश में कतई डिपेंडेंट, लेकिन कांग्रेस एक कोशिश कर रही है मैसेजिंग की कि राहुल जी की वजह से देश में जो मुसलमान है वो आता है इस तरफ। इसके मैं आपका जो अभी आपने जो बयान बताया इमरान मसूद का, वो बड़ा वायरल बयान हुआ था। उन्होंने कहा था कि छोटे जहाज छोड़ो, तूफान है, तूफान में छोटी कश्तियां डूब जाएंगी, बड़े जहाज पे सवार हो। बड़ा जहाज मतलब कांग्रेस पार्टी। वो मुसलमानों से ही कह रहे थे कि मुसलमान अब ये छोटी छोटी पार्टी मतलब रीजनल पार्टियों के चक्कर में मत आइए, आप सीधे कांग्रेस के साथ जुड़िए। लेकिन कहना अलग बात है, यूपी जैसे प्रदेश में हो पाना अलग बात है। हाँ सर, मैं सिर्फ इतना जोड़ना चाहता था कि असउद्दीन ओवैसी से क्यों डर रहे हैं।
पिछली बार 58 ऐसी सीटें थी जहां पर ओवैसी की पार्टी कांग्रेस पार्टी से आगे थी उत्तर प्रदेश में। और किसके कारण आगे रही होगी? वो तो मुसलमानों के वोट के कारण ही आगे रही होगी। तो ये डर है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी के लिए असउद्दीन ओवैसी का वहां खड़ा होना खतरे से खाली नहीं है। दूसरी बात, अखिलेश यादव भी जानते हैं, जो इतने लोगों को ला रहे हैं, मुसलमानों को ला रहे हैं, उनको पता है कि कल जाकर के कांग्रेस हमको बार्गेन न कर सके, हमसे टफ बार्गेन न कर दे। क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी यही बार्गेन कर रही थी कि आप कर्नाटक के चुनाव का परिणाम देखिए। कर्नाटक में मुसलमान हमारे साथ खड़ा हुआ है, बाई इलेक्शन हुआ है उसमें साथ खड़ा हुआ है, पश्चिम बंगाल का बाई इलेक्शन हुआ, वहां मुसलमान उनके साथ खड़ा हो गया। तो ऐसी स्थिति में एक लगा कि हाँ, मुसलमानों को लगा कि भाई कांग्रेस से बड़ा विकल्प हमारे सामने कोई नहीं है जो हमारे लिए बात इतना खुल करके करता हो। ठीक है। तो यही कारण है कि सीट आपको याद आ रहा है लड़ी अभी लोकसभा चुनाव में 2024 में कांग्रेस 6 जीती ना? कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 6, यूपी की बात सीटें मिली थी मेरे ख्याल से 9 या नहीं 6 सीट जीती है। 6 सीट जीती है लोकसभा में मिली जो सीटें थी 9 6 जीती है। 9 या 10 ऐसे कुछ मतलब तो अच्छा स्ट्राइक रेट रहा, मतलब 60% के ऊपर का स्ट्राइक रेट जो नहीं। है और वो इसीलिए कहा जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को लाभ दे रहे हैं। मुझे याद कुछ ऐसे ही आ रहा हो सकता है आज। लेकिन एक मैंने दूसरी खबर पढ़ी जो मतलब मुझे क्योंकि उसमें कोई सोर्स होता नहीं ऐसी खबरों में, लेकिन ये चर्चाएं हैं कि मायावती जी और ओवैसी जी का कोई वो हो सकता है, मेल हो सकता है, ये चर्चाएं चल रही हैं। तो ओवैसी रेलेवेंट बने हुए हैं यूपी के इलेक्शन में और सब कुछ हो रहा है मुसलमान वोट के लिए। भाई सबको अपना अपना पक्का वोट मालूम है कि ये तो है, ऐड क्या करना है। तो उसमें पहले जो विरोधी पार्टी है उनको पहला दिखता है मुसलमान वोट कि ये नहीं बटना चाहिए, ज्यादा मेरे पास आना चाहिए। लेकिन मायावती जी और ओवैसी जी का कुछ लगता है आपको? कुछ 17 सीटों पर लड़ी थी, 17 सीटें थी कांग्रेस के पास लोकसभा में। अच्छा, 17 में 6 जीती, तो 17 में 6 जीती है। बहुत है 50%। इतना तो कहीं पर भी नहीं रहा उनका। 50% हो गया सर 17 में 6 सीट सर। मैं कह रहा हूँ इतना स्ट्राइक रेट तो देश भर में कहीं नहीं रहा कांग्रेस के हिसाब से। ठीक है, कांग्रेस के हिसाब से 50% हो गया। 50% से के करीबन 40% हो गया, 40% हो गया, तो 40% कहाँ रहा है देश भर में। खैर, लेकिन एक मायावती और ओवैसी, मायावती ओवैसी पे जाने से पहले मैं नसीमुद्दीन साहब के लिए बात करना चाहता हूँ। नसीमुद्दीन साहब मुस्लिम लीडर तो हैं ही, मतलब उस समय तो बहुत ताकतवर थे मायावती जी के साथ, लेकिन वो फंड मैनेजर होते थे। मायावती जी के फंड मैनेजर थे और मुझे याद, क्रूशियल आदमी थे। और मुझे याद आता कि 2017 में मैं उनके घर पर ही बैठा हुआ था जब उन्होंने बीएसपी छोड़ने वाले थे। मुझे तो नहीं बताया था बीएसपी छोड़ने वाले। एक बार पूरी कर लें। किसके घर पे बैठे हैं? सबके घर पे, क्योंकि हम तो रिपोर्टर का काम होता है। मैंने जितने खतरनाक लोग हैं रिपोर्टर का काम सभी लोगों के बताइए। ठीक है, तो वो शाम को ऐसे चुनाव हो रहे थे, 2017 के चुनाव थे, तो वहाँ गया था। तो उसके करीब हफ्ते भर बाद उन्होंने बीएसपी छोड़ी थी। तब नसीमुद्दीन जी ने कहा कि जो काम हम करते हैं भैया वो भरोसे का काम है, अगर भरोसा ही नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो शायद उस समय जो भी दिक्कत रही होगी तो वो छोड़ दे। वो उनकी ताकत मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब मुस्लिम लीडर के अलावा फंड मैनेजर की है। और कांग्रेस ने भी, कांग्रेस में वो आ गए, अब समाजवादी पार्टी में आ गए। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि वो समाजवादी पार्टी में तो आ गए, लेकिन विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चुनाव साथ लड़ेगी तो फिर क्या करेंगे नसीमुद्दीन जी? बात नहीं, क्या है ये भी चलेगा। अब बात करते हैं ओवैसी जी की। अब ओवैसी जी के लिए मायावती जी, अभी तो मायावती जी को कल बंगला मिला, उस पर चर्चा हुई नहीं हमारी विस्तार से कि वो मायावती जी का बंगला जो है वो किस काम आएगा। और फिर ओवैसी जी जो बी टीम के मेंबर हैं वो भी उनके साथ आ जाएंगे। तो ये इलेक्शन को कैसे, नहीं आप इस कॉम्बिनेशन में कोई रियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट देखते हैं? मैं मायावती हो सकता है डेडली कॉम्बो होगा। डेडली कॉम्बो भी होगा और उसका मतलब इसका एक पॉकेट्स में बहुत जबरदस्त असर। मायावती जी के पास भी बहुत बड़ा वोट है ना, मुस्लिम वोट। तो यदि ओवैसी उसके साथ आ जाते हैं, उनके साथ आ जाते हैं, तो वो एक बड़ी ताकत बनकर आ सकते हैं। और समाजवादी पार्टी के लिए एक मुश्किल वाली बात है। इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा अगर ये अलायंस हो जाता तो। नहीं तो कल तो बंगला मिला है ना, आप भी ऐसी बातें करते हैं। समीर जी, नहीं, अब ओवैसी को टाइप 8 बंगला, टाइप 8 बंगला ओवैसी को लेकर कांग्रेस इतना चिंता कर रही है। लेकिन अगर अभी तेलंगाना के नगर निगम के चुनाव आए तेलंगाना में, ओवैसी तो भारतीय जनता पार्टी से भी बहुत बुरा प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी ने 350 वार्ड जीते हैं, ओवैसी से 70 वार्ड पे जीते तेलंगाना में। तो जिस राज्य के ओवैसी सांसद है, जिस राज्य की ओवैसी की पार्टी है, वहां वो सिर्फ नगर निगम में 70 सीटें जीत रहे हैं और कांग्रेस 1,500 के ऊपर सीटें जीत चुकी है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये चिंता की बात रही होगी। लेकिन अगर मैं दो बात कहूँगा नसीमुद्दीन सिद्दीकी के लिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी
मायावती के बहुत करीबी रहे। पहले मुस्लिम विधायक थे, 1991 में बांदा से जीते गए थे, पहले मुसलमान विधायक थे बहुजन समाज पार्टी के। और मायावती के टेन्योर में इन्हें मिनी मुख्यमंत्री किया था। सारे बड़े विभाग इनके पास थे, हेल्थ था, आबकारी था, पीडब्ल्यू था और तमाम तरह के मामले भी उन्हीं के चल रहे हैं और तमाम आरोप इनके ऊपर लगे। जितने जो अभी जो पार्क बने उसमें घोटाले का आरोप इनके ऊपर लगा। इन्होंने जब बसपा छोड़ी तो उन्होंने एक ऑडियो क्लिप जारी की थी जिसके अंदर आरोप लगाई थी ममता, जिसमें कि मायावती मुझसे 50 करोड़ रुपया मांग रही है, तमाम तरह के आरोप लगे। तो बसपा जब छोड़ी तो इन्होंने पहले बहुजन मोर्चा बनाया, बाद में कांग्रेस में गया। लेकिन कांग्रेस का अगर खड़गे साहब हर कोई अपना मुस्लिम वोट सेट करना चाह रहा है ना सर। चिंता यही कांग्रेस कहती है कि भाई मुसलमान वोट बटना नहीं चाहिए, बचा के रखना है, और आपने मुस्लिम नेताओं को बचा के नहीं रख रहे। खड़गे साहब को ओवैसी की चिंता है, लेकिन खड़गे साहब को यह चिंता नहीं कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के जो मुस्लिम लीडर्स आपके पास है वो आपकी पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं, आप उनको भी तो बचा के रखिए। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग यही बात है, अगर ये मायावती जी और ओवैसी के गठबंधन वाली बात जो चल रही है, अगर ये वाकई सच है और ये हो जाता है तो फिर तो यूपी के इलेक्शन में एक अलग करंट आएगा, आपको दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। अखिलेश जी की एक बात सुना रहा हूं, एक तरफ तो ये मुस्लिम वोट वाला मामला चल रहा है, दूसरी तरफ वो हिंदू वोट मामला वाला संभल नहीं रहा मामला। अब मैंने कभी अखिलेश यादव को ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए शब्द इस्तेमाल करते नहीं सुना जैसा अभी मैं आपको सुनाऊंगा। वो आपको मालूम है शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी वाला वो शंकराचार्य हैं कि नहीं है। योगी जी ने कल खुला बोला, असेंबली में परसों बोला कि हर व्यक्ति नाम के पीछे शंकराचार्य नहीं लगा सकता, और लगा ले तो हो नहीं जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा फिर ऐसे ही तो योगी जी बताएं सर्टिफिकेट कहां से लाए हैं, योग कहां से सीखा है उन्होंने। शंकराचार्य जी ने बोला कि योगी एक शंकराचार्य से सवाल नहीं कर सकता। आज अखिलेश यादव ने योगी हटाई दिया, उन्होंने कहा यूपी के चीफ मिनिस्टर मिस्टर बिष्ट। हरे बाबा शंकराचार्य नहीं हो सकता, इस पे क्या कहोगे? वो तो सही कहा उन्होंने, जब आईने में देखते होंगे तो लगता होगा ये बाबा ही नहीं है। कहा है कि सपा को पूजना है तो पूजो। बिष्ट, चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब, लगता आईना देख करके ये बात कह रहे हैं। और जब विधानसभा में गए होंगे भाषण देने तो आईने में देखा होगा तो आईने ने सच्चाई बता दी होगी कि केवल पहनावे से कोई बाबा संत नहीं हो सकता है, कान छिदवाने से नहीं हो सकता है। अच्छा, बीजेपी के बड़े नेता ये तो हमारी गीता भी लिखती है, गुरु नानक जी ने भी यही कहा, क्या कान छिदवा लोगे तो क्या योगी हो जाएंगे आप। और जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो अपना सर्टिफिकेट तो दिखा दें कि कौन सी इंस्टीट्यूशन में योगी बने हैं। इसलिए चीफ मिनिस्टर बिष्ट जी जब उन पे कोई काम नहीं बचा है तो वो जनता को धोखा देने में निकल गए। उनकी भाषा देखो, पूजनीय शंकराचार्य जी ने कहा है। ये काम कांग्रेस करती थी, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो कहती थी, वो योगी नहीं कहती थी, वो कहते थे अजय बिष्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है अजय बिष्ट। ये काम लेकिन अखिलेश यादव ने कभी नहीं किया। उनको ये लगा होगा कि भाई गेरुआ वस्त्र पहने आदमी है तो ये सम्मान तो इतना तो रिगार्ड करना ही पड़ेगा, लेकिन अब वो भी छोड़ दिया उन्होंने। अब वो भी आ गए यूपी के चीफ मिनिस्टर मिस्टर बिष्ट पे। जी त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए पहली बात तो ये इससे हासिल क्या करेंगे अखिलेश यादव मुझे नहीं पता है, और जो पहले योगी आदित्यनाथ रहे होंगे उसकी आज चर्चा करना बिल्कुल गलत है। हिंदू परंपरा में जब एक बार कोई संन्यास ले लेता है, कोई योगी परंपरा में चला जाता है तो फिर उसको उसी पहचान से माना जाना चाहिए। इसीलिए कई बार भ्रम होता है ना कि एक बार काशी से निकला कि एक ही जन के इतने पिता कैसे हो गए, मतलब एक पिता के इतने बच्चे कैसे हो गए, क्योंकि सब उनके गुरु शिष्य परंपरा में वोटर लिस्ट में नाम था। लेकिन यह है बड़ी चिंता की बात, और मैंने कल भी कहा था, फिर दोहरा रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी को भी इससे बचना चाहिए था। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी, उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी, ये घोषित तौर पर उनका एक कांग्रेस से लगाव, कांग्रेस के पक्ष में वो सब कुछ रहा, लेकिन आज वो पीठ पर बैठे हुए हैं। विवाद जो भी अदालत में हो वो विवाद अदालत देखेगी, लेकिन आज के समय में वो पीठ पर है। हिंदू धर्म का एक बड़ा वर्ग है जो उनको शंकराचार्य मानता है, उनको उसी आस्था से देखता है। इस विवाद में पड़ना योगी आदित्यनाथ जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए ही मुसीबत। और हिंदू समाज का एक बड़ा हिस्सा जो योगी जी को योगी के तौर पर देखता है, पीठाधीश्वर के तौर पर देखता है। नहीं, वो भी शंकराचार्य को शंकराचार्य नहीं, मैं उनमें कह रहा हूं, उनके लिए जब अखिलेश यादव कहते हैं नहीं, वो रिएक्ट करेंगे, अखिलेश यादव कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि आप मिस्टर बिष्ट कहकर, फिर मैं कह रहा हूं योगी जी आज योगी हैं, आपको उसी तरह से उनको देखना पड़ेगा। आप जब ये कहते हैं तो फिर आप जो कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा जाति में बांध दे, वो कई बार करते हुए, कल भी जैसे उन्होंने हल्के में कह दिया ना कि अच्छा तुम कौन जात हो, तो कहे तुम ब्राह्मण हो, ठीक है तुम जीतो, तो वो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ब्राह्मण ठाकुर संघर्ष की कहानी, वो जब आप बहुत ऊपर लगता है ना कि हम ही हम हैं, जब सब हैं तो समीकरण बदलता है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण ठाकुर की एक होने की राजनीति हो रही, अलग होने की नहीं। जी सर, देखिए जो
अखिलेश यादव ने कहा है वो जानबूझ करके कहा है, और इसलिए कहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर का विवाद जो है एक प्रकार से जिसे कहते हैं गॉसिप के तौर पर ही सही, र्यूमर के तौर पर ही एक पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ है पिछले ये। तो वो योगी जी को ठाकुर बताना चाह रहे हैं। वो बताना चाहते हैं, डिपिक्ट करना चाहते हैं कि ये योगी कम है, ठाकुर ज्यादा है। ये नैरेटिव को ये खड़ा करने की कोशिश करने के कारण जो है वो इस प्रकार की बात ठीक है सर। एक हमने आपको कल खबर और दिखाई थी, क्योंकि अभी ओवैसी जी की बात हुई थी, तो ओवैसी जी की पार्टी की डिप्टी मेयर बनी मालेगांव में, उन्होंने दीवार पे पीछे अपने कुर्सी के पीछे टीपू सुल्तान की फोटो लगा रखी थी। ना बाबा साहब अम्बेडकर की, ना गांधी जी की, ना किसी की और की लगी, टीपू सुल्तान की फोटो। हमने उस पर काफी बात की। अब वो विवाद इतना बढ़ गया कि उनको फोटो वो हटानी पड़ गई, यही खबर है ना सर। लेकिन उससे आगे बढ़ के अब कांग्रेस ने क्या काम कर दिया। अब सेल्फ गोल होते हैं तो ऐसे होते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सपकाल साहब महाराष्ट्र में, उन्होंने टीपू सुल्तान की तुलना शिवाजी महाराज से कर दी। अब इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट आप जो होगा वो भी बात हो जाएगी। कोई सेंसिबल पार्टी महाराष्ट्र में जिसको राजनीति करनी हो, वो शिवाजी की तुलना किसी के साथ भी कर सकती है क्या? लोग शिवाजी को भगवान जैसा देखते हैं वहां, और उन्होंने तुलना की भी किससे? टीपू सुल्तान से। कहा कि वो भी भूमिपुत्र थे। सोचिए आप, सुनिए। मी शिवाजी महाराजांचा जो पराक्रम आहे तो अद्वितीय आहे हे यापूर्वीच सांगितलेलं आहे, आणि या माझ्या प्रश्नाला दाबून कुठेतरी जे वक्तव्य चालवण्यात येत आहे हे भारतीय जनता पक्षाचा हा खोडसाळपणा आहे। देवेंद्र फडणवीस यांची तुलना मी औरंगजेबाशी केली तेव्हा ते म्हणाले मी त्यांना ओळखत नाही, मी त्यांना जल्लाद म्हटले, मी त्यांना क्रूर असल्याच्या अनुषंगाने दरिंदा म्हटले, त्यावेळेसही त्यांनी मला ओळख दाखवली नाही। मात्र काल एकदम त्यांचे फोटो आपल्या घोषणापत्रात होते, आपले बॅनर पोस्टर जे होते भाजपने सरसकट टिपू सुलतानचा फोटो जो आहे हा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये त्यांनी वापरला। तुम्हाला प्रचारामध्ये टिपू सुलतानचा फोटो चालतो, आणि आता टिपू सुलतान बद्दल आपण जे मत व्यक्त करताय ते तेव्हा कुठे गेला होता, तेव्हा आपली ती भूमिका कुठे गेली होती? समीर जी ने पूरा बयान सुना है, क्या कहा समीर जी इन्होंने? देखिए, हर्षवर्धन सपकाल ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, और उन्होंने कहा कि भाई जिस तरीके से शिवाजी महाराज ने स्वराज में योगदान दिया है, वैसे ही टीपू सुल्तान का स्वराज में योगदान है, और दोनों का योगदान अतुलनीय है। अब कांग्रेस की जो महाराष्ट्र में जो हालत हो गई है उसके पीछे राहुल गांधी ने जिस तरीके से सावरकर को लगातार माफी वीर कहा, तो महाराष्ट्र में जो कांग्रेस की स्थिति भी है उसको आगे बढ़ाते हुए अब उनके कांग्रेस के अध्यक्ष जिस तरीके से शिवाजी की तुलना टीपू सुल्तान से कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस की मानसिक स्थिति को दर्शाता है और उनके ये प्रभाव का सबसे बड़ा कारण है। और ऊपर से बेशर्मी है कि ये कहते हैं कि भाई अगर हमने टीपू सुल्तान का अगर बारे में भला कह दिया तो इसमें बीजेपी को क्या आपत्ति है। वो कहते हैं कि भाई बीजेपी ओवैसी के साथ मिलकर चंद्रपुर में और अमरावती में सरकार बनाती है, और वो सपकाल साहब कहते हैं कि संविधान में टीपू सुल्तान का फोटो है, अगर बीजेपी को इतनी आपत्ति है तो टीपू सुल्तान का फोटो संविधान से हटा दे। संविधान में टीपू सुल्तान का फोटो? ये सपकाल साहब का कहना है कि संविधान में जो फोटो लगे हैं उसमें टीपू सुल्तान का फोटो है। अगर बीजेपी को आपत्ति है, उनका इस मराठी के बयान में जो मैं भी सुन रहा था उसमें उन्होंने कहा आपत्ति है तो वो टीपू सुल्तान का फोटो हटा दे। जिस महाराष्ट्र के अंदर सावरकर को माफी में राहुल गांधी कहते रहे लगातार, उसके बाद महाराष्ट्र की जनता ने राहुल गांधी और कांग्रेस को सबक सिखाया। अब उनके प्रदेश अध्यक्ष इस तरह का बयान दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने बहुत स्पष्ट नगर निगम से कह दिया था, मालेगांव के नगर निगम से, अगर टीपू सुल्तान का फोटो नहीं हटाया गया तो राज्य सरकार को जो कार्रवाई करनी होगी वो कार्रवाई करेगी। तो मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस के सीधे चेतावनी के बाद फिलहाल मालेगांव ने और इन्होंने शिवाजी महाराज से तुलना कर दी कि दोनों भूमिपुत्र। बिल्कुल, दोनों भूमिपुत्र थे, दोनों ने स्वराज के लिए संघर्ष किया है और इसलिए दोनों हमारे लिए अद्भुत। और यहां भी सवाल वही है, टीपू सुल्तान को कांग्रेस पार्टी विलेन क्यों नहीं मानेगी? क्यों? मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम जो महाराष्ट्र का मुसलमान नहीं मानता टीपू सुल्तान को, विलेन नहीं मानता, वो हीरो मानता है। तो जो उनका हीरो है वो कांग्रेस का हीरो होगा। मैं इसमें बिल्कुल कांग्रेस को भाई, ये आप जहां जिस समाज का समर्थन आपको मिलता है आपको उसके साथ ही सोच रखनी पड़ेगी ना। देखिए ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। भारत का मुसलमान टीपू सुल्तान को नायक नहीं मानता है। दक्षिण भारत में कर्नाटक के अंदर मुसलमान जरूर उनको एक उस रूप में देखता है क्योंकि ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी जी। लेकिन वो पूरे मुस्लिम समुदाय का नायक हो ऐसा नहीं माना जाता। कांग्रेस शिवाजी से तुलना कर रही है। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस ऐसे नायकों को खड़ा करती है ताकि उनके आधार पर पोलराइज किया जा सके। अब उसी की प्रतिक्रिया हिंदू समाज में होती है, क्योंकि कुर्ग है, जो मैंगलोर है, वहां पर कितने हिंदुओं का बलात् धर्मांतरण उसने किया है, मंदिरों को तोड़ा है। अब वो कहेंगे कि उनके जवाब में भी आता है कि श्रृंगेरी पीठ को उसने दान भी दिया था। कुछ भी हो, लेकिन
हिंदू उसे खलनायक के चलें तौर सर, पर ही ठीक वहां है, पर इस पर देखते हमने हैं। कल भी बात की थी। राहुल गांधी ने आपको मालूम, इसमें ऐड हाँ ऑन कर दूं, जो आपने टीपू सुल्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा की, कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओरिजिनल कॉपी है जिसमें 22 पिक्चर्स है, उसमें टीपू सुल्तान की पिक्चर भी है, और टीपू सुल्तान के साथ साथ रानी लक्ष्मीबाई की फोटो है, मतलब एक ही मेरी पेज पर जानकारी दो में पोर्ट्रेट। नहीं। हाँ, इसलिए मैंने कहा ऐड ऑन कर बिल्कुल, दी बिल्कुल, ठीक। फैक्ट्स के तौर पे। कांग्रेस पार्टी, हम बात करते हैं अब राहुल गांधी के। राहुल गांधी ने 2 वीडियो डाले थे अपने ट्विटर पर, उन्होंने एक्स पर, और एक में वो किसान नेताओं से मुलाकात करते हुए वीडियो था, जिसके बारे में बीजेपी ने कहा कि ये किसान नेता नहीं थे, ये सब कांग्रेसी थे, कांग्रेस के ही किसान नेता थे अलग अलग यूनियनों से, लेकिन सब कांग्रेस से एफिलिएटेड थे। तो झूठ बोला राहुल गांधी ने, ऐसा अमित मालवीय ने क्लेम किया। फिर इन्होंने एक और वीडियो डाला था कि जो बांग्लादेश के साथ टेक्सटाइल पर जो डील हुई है यूएस की, कि उसको 0 टैरिफ मिलेगा अगर वो वहां से कॉटन मंगाएगा और वहां फिर उससे कपड़ा बना के बेचेगा। तो उस पर हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा था कि राहुल जी को पता होना चाहिए कि ये डील हमको भी मिली हुई है, ये हम जब फाइन प्रिंट आएगा तो हमको भी यही व्यवस्था मिलेगी। तो उस पर राहुल गांधी ने कहा कि फिर वीडियो बना के कहा कि झूठ बोला, भारत सरकार के मंत्री ने फिर झूठ बोला। वो वीडियो है तो जरा सा दिखा दीजिए, क्योंकि उसमें जवाब बड़ा तीखा आया है। एक बार वो राहुल जी का वो बयान सुना दीजिए थोड़ा सा। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर 5 करोड़ परिवारों को रोजगार देता है। नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं, वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया। अब राहुल गांधी कहना क्या चाह रहे थे कि बांग्लादेश को जो डील मिली है, बांग्लादेश अमेरिका से ऊन कॉटन खरीद के उसको कपड़ा बना के बेच सकता है, वो ऐसा उसको इसमें फायदा इसीलिए है क्योंकि उसके यहां पर कॉटन उगता नहीं है, वो कॉटन इंपोर्ट करता ही है, हमसे करता था, हमसे नहीं करेगा, अमेरिका से कर लेगा, तो उसको तो नेट फायदा है। हमें फायदा इसलिए नहीं है कि हमारे यहां तो ऊन का, हमारा किसान जो है बहुत बड़ा तादाद में वो ऊन की खेती में लगा हुआ है, कॉटन की खेती में लगा हुआ है। अगर आप अमेरिका से 0 टैरिफ का रेट लेने के लिए अमेरिका से ऊन कॉटन मंगाओगे तो यहां किसान का क्या होगा? राहुल गांधी ये बात कह रहे थे। अब इसका जवाब 2 लोगों ने दिया, एक तो जो इनके पीछे हमेशा पड़े रहते हैं निशिकांत दुबे, और दूसरे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल। पहले निशिकांत दुबे की बात सुनिए। मैंने इतना महामूर्ख जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन इस देश में नहीं देखा। आपको पता है कि कपास में उसके किसानों को बचाने के लिए पिछले 8 साल से माननीय मोदी जी ने 11% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई हुई है, और ये यूएस ट्रेड डील में भी जो हमारे निर्यातक हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाते हैं, जो मैक्सिमम निर्यात करते हैं, उनको 0% टैरिफ लगेगा। एक तरफ माननीय मोदी जी ने किसान उत्पादक को, जो कपास उत्पादक हैं, उसको बचाया है, दूसरी तरफ मोदी जी ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाया है, और तीसरी तरफ जो प्रोडक्शन बनाएंगे उनको 0% टैरिफ कैसे मिलेगा, और वो बांग्लादेश जैसी कंट्री। तो निशिकांत दुबे ने तो सीधे सीधे महामूर्ख शब्द इस्तेमाल किया राहुल गांधी के लिए। पीयूष गोयल ने हैरानी जताई, उन्होंने ऐसा तो नहीं बोला, उन्होंने कहा लेकिन मैं हैरान हूं कि राहुल गांधी जैसी समझ का व्यक्ति इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन कैसे बन गया। कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना अर्थव्यवस्था की समझ, सिर्फ झूठ और फरेब के अलावा और वक्तव्य ट्वीट करने के अलावा उनके पास कुछ बताने के लिए है नहीं, सच्चाई से हजारों मील दूर रहते हैं। भारत की तो कॉटन की क्षमता भी बढ़ेगी, कॉटन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, और ये जो नीति है आयात करके प्रोसेस करके निर्यात करना, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में सदियों से चले आ रही है, कोई नहीं। बेसिकली राहुल गांधी के आरोप का जवाब सरकार ये दे रही है, जो कॉमर्स मिनिस्टर बता रहे थे, कि आपकी कॉटन की रिक्वायरमेंट, आपका एक्सपोर्ट इतना बढ़ जाएगा टेक्सटाइल का, आपने ईयू के साथ और कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, अमेरिका के साथ भी जो एग्रीमेंट हुआ है, आपकी एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ने वाली है। तो जब वो एक्सपोर्ट इतनी बढ़ेगी तो उनकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। तो ये कहना कि हमारा किसान जो है वो उसकी खेती का क्या होगा, वो बोल रहे हैं कि बहुत जरूरत पड़ने वाली है आपको कॉटन की आगे, तो इसलिए किसी का नुकसान नहीं होगा। बेसिकली ये जो बात कर रहे थे, इनका पूरा यदि वीडियो सुनते तो उन्होंने कहा कि 45 अरब डॉलर का तो आपका मार्केट जो है ईयू के साथ खुल रहा है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से यदि आप कॉटन मंगाते हैं तो हमारे जितने कॉटन है उसका 10% से रिक्वायरमेंट ही वो फुलफिल करता है। हाँ। तो हमारा जितना मार्केट एक्सपेंड कर रहा है यूरोप में, उससे के अनुसार से तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत ऊंचा मंगाए सर। लेकिन महामूर्ख
और मंत्री जी को समझना है कि ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैसे बने? नहीं, वो तो सर्टिफिकेट उनको देने का काम है, हमारा काम नहीं। और यह जनता देती है जिसको देना है, मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूँ कि पीयूष गोयल जी से मैं उम्मीद कर रहा था कि वो सरकार की तरफ से ये जवाब देते कि जो कॉटन प्रोड्यूसर हैं उनके इंटरेस्ट को कैसे सेव करेगी सरकार, ये सवाल है उसमें। ये सवाल नहीं है कि बिजनेस कितना बढ़ेगा। बिजनेस बढ़ रहा है, इसका मतलब आप उस मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे जिसकी चिंता है। तो कॉटन प्रोड्यूसर पर भारत सरकार क्या कर रही है, ये जवाब देना चाहिए। ठीक है। और वो आप बिल्कुल ठीक करें कि बांग्लादेश के पास तो है ही नहीं, तो वो तो कहीं से मंगा के, उनके लिए तो फायदेमंद है। हमारे पास तो कॉटन प्रोड्यूसर है ना। और फिर जो सरकार बार बार कहती है कि हम किसानों का ध्यान रख रहे हैं, तो क्या वो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं रख रहे, लेकिन उनको इस बात पर जवाब देना चाहिए।